हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोगों का स्वागत है। आज मैं फिर से आप लोगों के बीच हाजिर हूँ टेस्ट सीरीज 3 का सेकेंड पार्ट लेकर। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन किए थे। ठीक है, आज जो बचे हुए बाकी जो क्वेश्चन हैं उसे हम लोग पूरे करने का कोशिश करेंगे। और कोशिश क्यों, पूरा ही करेंगे आज हम लोग। तो हम लोग 30 क्वेश्चन पिछले लेक्चर में, पिछला जो वीडियो था उसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कर चुके थे और 31 नंबर क्वेश्चन से हम लोग को करना था। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग को यह है कि पृथ्वी जो है कह रहा है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना डिग्री का अंतर होगा। तो स्थानीय समय में कितना डिग्री का अंतर होगा। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर जो है कहा जा रहा है कि 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय का जो अंतर होगा वो 1 घंटे का होगा, क्योंकि 1 घंटे का होगा। भारत में जो भारत का जो समय मानक जो है माना गया है वो इलाहाबाद के नैनी नाम के जगह से वो समय रेखा वहाँ से गुजरता है। ठीक है, और विश्व को ये 24 समय जोनों में विभाजित किया गया। इन जोनों को ही GMT या मानक समय में 1 घंटे के अंतराल के आधार पर विभाजित किया गया है। और प्रत्येक जोन जो है वो कितने का है, वो 15 डिग्री के बराबर है। 15 डिग्री के बराबर जो है प्रत्येक जोन जो है वो कितने के बराबर है, 15 डिग्री के बराबर है। और एक देशांतर के बीच में जो होता है वो होता है 4 मिनट का अंतर होता है। एक देशांतर के बीच में कितने का अंतर होता है, 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, और 24 टोटल कितने जोन है, तो 24 जोन है। टाइम का जो जोन है वो 24 जोन है, और एक जोन में 15 डिग्री का बनता है। तो 15 डिग्री का बनता है तो 60 मिनट का अंतर इसमें होगा। 60 मिनट का जो अंतर होगा वो होगा, तो ये 60 मिनट जो क्या कहलाएगा, 1 आवर कहलाएगा। 1 आवर का हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा 1 आवर का अंतर होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। तो ऑप्शन हमारा 1 आवर है, बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। अगला कहा जा रहा है समुद्र में घनत्व बढ़ता है। समुद्र में अगर घनत्व बढ़ता है तो लवणता तथा गहराई कम होती है। लवणता बढ़ती है किंतु गहराई कम होती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता घटती है और गहराई बढ़ती है। अगर समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे स्थिति में लवणता और गहराई भी दोनों ही एक साथ इंक्रीज करता है। इसमें लवणता और जो गहराई है वो दोनों एक साथ इंक्रीज करती है। और समुद्री जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। नदी का जल उतने लवणीय नहीं होता है, लेकिन समुद्र का जल जो होता है वो खारा जल होता है, वो नमकीन होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि क्लोरीन जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलाना पड़ता है। इसमें जो क्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलाना पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि 2 पाइप, मैथ का क्वेश्चन है, देखिएगा। कहा जा रहा है कि 2 पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को 42 घंटे और 56 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा पाइप जो है वो 32 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइपों को तब सब समान समय यानी कि एक समय पर चालू किया जाए तो टंकी खाली थी। जब टंकी खाली थी तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले बात है कि पहले कि भरने वाला पाइप मतलब कि जो एक टंकी हम लोग मान लेते हैं, ये हमारा थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप लोग अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ये मान लो कि एक टंकी है। इसमें 2 नल जो है, ये पानी भर रहा है। एक इधर से मान लो और ये एक इधर से मान लो। ठीक है, ये 2 नल जो है इसमें पानी भर रहा है
और एक तीसरा नल है जो कि पानी को खाली कर रहा है, यानी मान लो इधर से एक नल जो है निकला हुआ बाहर की तरफ, उससे पानी बाहर की तरफ आ रहा है। तो कहा जा रहा है कि तीनों नल को एक समय पे खोला जाता है और उस समय जब खोला जाता है ना, जब टंकी में कुछ भी नहीं होता, यानी टंकी पूर्ण रूप से खाली होता है पूर्ण रूप से। तो टंकी को कितना देर में फुल किया जा, यानी कितना देर में पूरे टंकी को फिल किया जा सकता है, तो उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखें, मान लेते हैं कि ए और जो बी टंकी है वो हमारा क्या है, वो फिल करने वाला है, और सी टंकी जो है वो निगेटिव है, यानी कि वो टंकी को खाली करेगा। तो ये कितना में करता है, 42 में, और ये 56 में, और ये हमारा 32 में, 32 निगेटिव। तो इन तीनों का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना होगा। अगर यहाँ से हम लेते हैं 6 से लेंगे तो 6 7 6 8, और ये हो जाएगा हमारा 8 7 56, 42 4 672, यानी कि टोटल कार्य जो होगा वो इसका एलसीएम जो हम अगर लेते हैं तो वो 672 आएगा। ठीक है, 672 आएगा। और इसे जब हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा, इसे जब कैंसिल करेंगे इससे, तो इसका जो कार्य होगा, ए का जो कार्य होगा वो क्या करेगा कि 42 16 चौका 64, 3 7 16 32, 2 16 चौका 74, यानी कि ये 16 से कटेगा। ठीक है, और 56 से करेंगे तो 12 6 72, 12 5 60 60, ये 12 से हो जाएगा, और ये हो जाएगा 32 और 21, 32 सुना 64 400। ठीक है, तो ये हमारा लगभग 21 से हो जाएगा, ये हमारा 21 से हो जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस सी, यानी कि ए और प्लस बी जो है मिलके टंकी को फिल कर रहा है, और सी जो है वो खाली कर रहा है। तो ये माइनस क्या होगा, 21 होगा। तो अगर टोटल हम लोग निकालते हैं ए प्लस बी माइनस में सी माइनस क्यों किए, क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। तो इसका देखिए 16 और 12 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 28 होगा। 16 और 12 को जब ऐड करेंगे, 16 प्लस 12 माइनस में 21, तो इन सब को ऐड करेंगे तो ये हमारा 28 माइनस 21 हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। फिर ए प्लस बी माइनस में सी है, और यहाँ पे 16 प्लस 12 माइनस में 21 है, तो ये कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ए प्लस बी माइनस सी मिल के 1 आवर में कितना करता है, 7। 1 आवर में 7 जो होता है, 7 लीटर के आसपास में टंकी को फिल करता है। और फिल कितना करना है हमें, फिल जो करना है, टंकी को भरना कितना है, वो भरना है 672 लीटर टंकी को भरना है। तो ये कितने देर में भरेगा, तो हमारा 1 घंटे का कार्य कितना है, इतना है। तो हमें इतना टंकी को भरना है, 672 लीटर पानी भरना है उस टंकी में। तो इससे अगर इसमें भाग दे देते हैं, डिवाइड लगा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा कि कितने देर में वो भर देगा। तो हम लोग 67 यानी कि 672/7 कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 7 63, 9 7 63, ये हो जाएगा हमारा क्या, 9 7 63, यहाँ से 4, ये 96 घंटा हो जाएगा। यानी कि 96 घंटा में ये टंकी जो है वो फुल हो जाएगा। 96 आवर में ये टंकी जो है, 96 आवर जो है इसमें क्या हो जाएगा, टंकी जो है वो फुल हो जाएगा, टंकी फुल हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो 96 घंटा कितने दिन लगा, एक दिन का क्या हो गया, वो हो गया हमारा, एक दिन का जो कार्य हुआ वो एक दिन में 24 घंटा होता है, 2 दिन में 48 होता है। ठीक है, तो 24 चौका यानी कि 24 अगर डिवाइड लगाएं तो 4, यानी कि ये 4 दिन में जो टंकी है वो फुल कर देगा ए प्लस बी माइनस सी मिलके, यानी तीनों मिलके टंकी को 4 दिन में 672 लीटर पानी फिल कर देगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत की कौन सा सर्वोच्च शिखर है। तो सब भारत का जो सबसे सर्वोच्च शिखर जो है वो कंचनजंगा है दक्षिण भारत का, जो कि कहाँ है, जो कि सिक्किम में पड़ता है। इसकी ऊंचाई जो है वो 8598 है। ठीक है, 8598 है। और एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई कहा जाए, एवरेस्ट की
एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई जो है तो वो है 8848 मीटर। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कहा जा रहा है, तो ये क्या है, ये हमारा काराकोरम। ऑप्शन नंबर सी जो है ये हमारा ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये झील दिया गया है और कौन सा झील किस शहर में यानी किस राज्य में है उसके बारे में बताया गया है। तो कौन सा शहर, लोकटक झील मणिपुर में है, बिल्कुल है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। सांभर झील राजस्थान में है। हुसैन सागर झील कर्नाटक, हुसैन सागर झील जो है वो कर्नाटक में नहीं है बल्कि ये आंध्र प्रदेश में है। हुसैन सागर जो झील है वो कहाँ है, वो कहाँ है, वो कहाँ है बताइए आप लोग, आंध्र प्रदेश में है। तो हमारा सुमेलित नहीं है, तो डी नंबर जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि किसानों के खेतों में, किसानों से जो खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए कहा जाता है। किसान जब खेती करता है उस समय, कृषि करते समय किसानों से ये कहा जाता है कि आप मिट्टी में चूना मिलाएं। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो चूना मिलाने से क्या होता है कि मिट्टी की जो अम्लीयता होती है, मिट्टी की जो अम्लीयता होता है उसे वो घटा देता है, उसे वो घटा देता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, और जल, क्योंकि मिट्टी के ऊपर जब जल जमाव होता है, जल जमाव होने के कारण क्या होता है कि मिट्टी में अम्लीयता की मात्रा वृद्धि, अम्लीयता की मात्रा जो होती है वो वृद्धि करता है। वृद्धि करने के कारण उसमें जो उर्वरा शक्ति जो होता है, उर्वरा शक्ति जो होता है वो घट जाता है, और घट जाता है तो फसल हमारा क्या होगा, कमज़ोर होगा। इसलिए उसमें बोला जाता है कि पहले आप उसमें चूना का छिड़काव कर दे। उसके बाद चूना का छिड़काव करने के बाद क्या होता है कि पृथ्वी की जो यानी खेत की जो अम्लीयता होता है वो घट जाता है। उसके बाद उर्वरा शक्ति जो का उत्पादन जो होता है वो अच्छा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है, मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व क्या है। तो कोरबा का महत्व क्या है, ये हमारा जो एल्युमिनियम उद्योग के कारण इसका सबसे ज़्यादा महत्व है, क्योंकि कोरबा जो है, मध्य प्रदेश में कोरबा जो है एल्युमिनियम उद्योग के लिए ही प्रसिद्ध है। और एल्युमिनियम किसका, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है, एल्युमिनियम का जो अयस्क होता है उस वो क्या होता है, अयस्क जो होता है वो होता है बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है कि राजा जी पार्क, राजा जी नेशनल पार्क जो है वो कहाँ है। राजा जी पार्क जो है वो कहाँ है। ऑप्शन नंबर हमारा 38 को नंबर क्वेश्चन का कह रहा है कि राजा जी पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है, प्राकृतिक आवास है। राजा जी पार्क जो है वो किसके लिए स्पेशली बनाया गया है। तो राजा जी पार्क जो बनाया गया है वो जंगली हाथी के लिए स्पेशली बनाया गया है। ये एक मतलब पार्क है, राष्ट्रीय पार्क, नेशनल राजा जी नेशनल पार्क है, जिसमें स्पेशली जंगली हाथी को रखा जाता है। गिर नेशनल पार्क जो है, गिर नेशनल पार्क ये किसके लिए, तो एशियाई शेर के लिए गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, और एक सिंग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा है, काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ है, वो है असम में, वो असम में है। ठीक है, वो है असम में। ठीक, तो इसका आंसर जो हो गया हमारा, आंसर जो है वो ए। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है, वो जो उत्पन्न होती है। तो फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो फ्लाई ऐश पर्यावरणीय प्रदूषण है, तो उससे क्या उत्पन्न होता है जिसके कारण वो पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाता है। तो इससे तापीय शक्ति जो होता है, तापीय शक्ति यानी थर्मल पावर प्लांट जो लगाया जाता है वो पर्यावरण को प्रदूषित करता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट लगाते हैं तो कोयला से अगर बिजली उत्पादन करते हैं तो उससे जो पॉल्यूशन होगा वो पर्यावरण को ही प्रदूषित करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो गया, तापीय शक्ति संयंत्र यानी थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर को, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें अधिनियम जो कब जो अधिनियम आया था उसके बारे में कहा जा रहा है कि विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन जो हुआ था वो 1972 में हुआ था। बिल्कुल ये
हुआ था, ये सही है। वियना सम्मेलन जो हुआ था वो 1982 ईस्वी में हुआ था। वियना सम्मेलन पूछा जा रहा है इसमें कि 1982 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पूछा जा रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1947 ईस्वी में हुआ था, 87 ईस्वी में हुआ था। और पृथ्वी सम्मेलन जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर है वो वियना सम्मेलन 1982 ईस्वी में नहीं हुआ था। स्टॉक सम्मेलन 1972 में हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया था और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में आया हुआ था। तो सही कौन है? सुमेलित सही नहीं है, तो ये वियना है। वियना जो है ये सही नहीं है, ये 1982 में नहीं हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 3 महीने के लिए निवेश किए गए 875 रुपये पर 21 रुपया ब्याज मिलता है। तो साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, ब्याज जो मिलता है वो कितना मिलता है? 21 रुपया मिलता है। कितने पे? 875 रुपया पे। कितने दिन के लिए? 3 महीने के लिए। तो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष यानी कि टाइम पूछा जा रहा है, ये हमसे टाइम पूछा जा रहा है, यानी कि मतलब प्रति वर्ष की दर पूछा जा रहा है, यानी कि रेट पूछा जा रहा है कि जो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट जो होगा उसका 1 साल के लिए क्या रेट होगा। तो हम लोग रेट बराबर क्या लिखते हैं? रेट बराबर जो होता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा इंटरेस्ट, यानी कि SI इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू P इंटू टी यानी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन, और टी मतलब टाइम। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमारा कि क्या क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है 21 और 100 होता ही है। उसके बाद मूलधन हमारा कितना है? 875 है। और इसका 3 महीने के लिए है, 3 महीने के लिए। तो 3 बटे महीना को साल में बदलो, 3/12। 12 कहाँ जाएगा? ये 12 ऊपर जाएगा। तो इसे हम लोग रफली लिखते हैं, क्या होगा? 21 गुने 100 गुने 12 जो है ऊपर आ गया। बचा क्या? 3 गुने क्या बचा? 3 गुने 875 बचा। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो 3 सते 21। अगर हम इसे 7 से काटते हैं तो 1 3 17 दूनी 34, ये कट जाएगा। ये 1 से कटेगा, 17 दू 4, ये 5 125 से कटेगा, 125 हो गया। ठीक है, 125 हो गया। उसके बाद ये 1200 आएगा। 1200 डिवाइडेड बाई 125, 1200 डिवाइडेड बाई 125। हम इसमें 10 से अगर डिवाइड लगाते हैं तो ये 1250 हो गया, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग यानी कि 67 के आसपास में आएगा। इसका जो आंसर आएगा वो 1200 डिवाइडेड बाई 1250 होगा। ठीक है, तो इसका 9.67 के आसपास में आएगा। इसमें 9.67 कौन है? तो ये हमारा बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि इसका आंसर जो है वो बी नंबर है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है, कार्डेमम पहाड़ी जिनकी सीमाओं पर स्थित है, कार्डेमम जो पहाड़ी है उनकी सीमाओं पर क्या स्थित है? तो वो मतलब कहाँ स्थित है और किस सीमा पर स्थित है? किसके सीमा पर? कार्डेमम पहाड़ी जो है किसके सीमा पर स्थित है? तो केरल और तमिलनाडु पे है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर जो है कार्डेमम की पहाड़ी स्थित है, केरल और तमिलनाडु का। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। अन्नामलाई पर्वत जो है वो दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ी से टच करता है, वो भी केरल साइड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या को दीर्घकालीन हल है? तो मतलब कहने का मतलब ये होगा कि किसका उपयोग करें कि मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की जो समस्या है उसे दीर्घकाल के लिए यानी हमेशा के लिए, बहुत लंबे समय तक के लिए हटाया जा सकता है। तो वो है हमारा जिप्सम। जिप्सम जो है वो चूना का ही एक रूप होता है, लेकिन जिप्सम जो है वो अधिक मात्रा में अम्लीयता को दूर करने में ज़्यादा ये सहायक होता है। चूना से ज़्यादा प्रॉफिट और ज़्यादा लाभदायक होता है जिप्सम। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 43 हो गया। 44 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई है।
इंटरनेशनल डेट लाइन जो खींची गई है वो कहाँ से खींची गई है, तो ये खींची गई है प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर से इंटरनेशनल डेट लाइन खींची गई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा अंटार्कटिक सागर हो गया, चुकी सागर, अंटार्कटिक सागर यानी कि आर्कटिक सागर और बोरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो ये क्या होगा हमारा सी नंबर जो ऑप्शन है वो है। उसके बाद कहा जा रहा है कि अगला नंबर क्वेश्चन है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वे साथ में काम करें तो कितने दिनों में काम कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ए बी से 4 गुना, अगर मान लेते हैं कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, अगर बी एक काम करता है तो ए इसका 4 गुना काम करता है। बी अगर एक काम करता है तो ए क्या करता है, इसका 4 गुना काम करता है, 4 गुना काम करता है। फिर बोला जा रहा है कि इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले, बी की तुलना में जो है ये 60 दिन पहले क्या करता है, काम कर लेता है 60 दिन पहले ये काम कर लेता है। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। तो 3 दिन में क्या करता है, 3 दिन में करता है 60 दिन ये काम कर लेता है। ये जो है 3 दिन में 60 काम कर लेता है, तो एक दिन में क्या करेगा, 20 काम करेगा। एक दिन में क्या करेगा, ये 20 काम कर लेगा। तो अगर एक दिन में 20 काम करेगा, तो अगर कहा जाए कि एक दिन में 20 काम करता है तो 4 दिन में, अगर बी जो है बी एक दिन में क्या करेगा, 20 काम करेगा, तो ए क्या करेगा, ए जो करेगा वो 80 काम करेगा। ठीक है, ए जो है वो 80 काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि हमने बताया है कि बी जो है एक काम करता है 20, ठीक है, एक दिन में 20 काम करता है, और बी 4 दिन में करेगा वही काम, तो कितना करेगा, 20 गुने 4 यानी कि 80 काम करेगा। अभी इन दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या होगा, 80 होगा। यहाँ पे 1 आएगा और ये कितना आएगा, 4 आएगा। दोनों को ऐड करो, फिर बोला जा रहा है कि एक साथ काम करता है ना, बोला गया है कि वे एक साथ काम करता है। तो ए प्लस बी जब एक साथ होगा तो 4 और 1 5 होगा, यानी कि एक दिन में दोनों मिलके 5 काम करता है। काम कितना करना का है, हमको 80 करना है। तो दिन निकालना है, जब दिन निकालना है तो काम कितने हैं हमारे 80, और एक दिन में कितना काम होता है तो 5, तो ये कट जाएगा, तो हमारा 16 पंचे 80, यानी कि एक दिन में वह मतलब 16 दिन में ये काम को पूरा कर देगा दोनों मिलके। तो ऑप्शन नंबर जो होगा वो हमारा ए नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, पौंडजोल क्या है। तो पौंडजोल जो है एक वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक मिट्टी है। कोनधारी पौंडजोल जो है एक कोनधारी वनों में पाई जाने वाली एक मिट्टी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सही हम लोग चूज किए हैं, तो ये ए नंबर ऑप्शन है। और पेड्रोलॉजी जो बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, जब हम लोग मृदा के बारे यानी मिट्टी का जो अध्ययन करते हैं, मिट्टी का जो हम लोग अध्ययन करते हैं, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, स्टडी ऑफ सॉइल जो होता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेड्रोलॉजी। पेड्रोलॉजी कहलाता है मिट्टी का अध्ययन। ठीक है, और काली मिट्टी को हम लोग रेगुर मिट्टी भी बोलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 47, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 आइडियोलॉजी नामक पुस्तक के तेलुगु संस्करण परिभव जलालू का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है। यानी कि भारत के जो उपराष्ट्रपति है वेंकैया नायडू, जिन्होंने 10 आइडियोलॉजी एक पुस्तक था जिसे तेलंगाना यानी तेलुगु संस्करण में उसे परिभव जलालू का अनावरण किया यानी कि उस पुस्तक को लॉन्च किया। तो इसके लेखक के बारे में पूछा जा रहा है कि वो लेखक कौन है, तो ये एस जयपाल रेड्डी जो है इसके लेखक है। अगला क्वेश्चन हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है कि बैरोमीटर
बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में कौन सी एक मौसम दशा इंगित करती है? जब बैरोमीटर का जो है रीडिंग, यानी बैरोमीटर का जो रीडिंग है वो अचानक क्या होता है, वो अचानक जो होता है वो गिरावट की ओर होने लगता है, तो इसे मौसम की दशा जो है उसे हम लोग क्या समझते हैं? जब बैरोमीटर से मौसम विभाग के बारे में जानकारी मिलती है बैरोमीटर से, तो बैरोमीटर से हम लोग क्या करते हैं कि मौसम विभाग की जब जानकारी लेते हैं, अगर उसका बैरोमीटर रीडिंग जो है वो गिरावट यानी डिक्रीजिंग के रूप में दिखाया जा रहा है, तो वो मौसम जो है, मौसम को ये बताएगा कि मौसम जो होगा वो तूफ़ानी हो सकता है। मौसम क्या होगा? तूफ़ानी होगी, भारी बारिश की संभावना भी होती है। ये सब भारी बारिश की संभावना को इंगित करती है, यानी कि इसके बारे में ये बताया जाता है। तो क्या होगा इसका? तूफ़ानी मौसम। ए नंबर जो है वो हमारा ऑप्शन होगा। और बैरोमीटर जो होता है वो बैरोमीटर में द्रव्य धातु पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैरोमीटर में जो होता है वो पारा का प्रयोग किया जाता है, द्रव्य धातु पारा का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ पारा का प्रयोग किस में किया जाता है? थर्मामीटर में भी किया जाता है। ठीक, तो अगला नंबर क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित स्थलों या स्मारकों पर विचार कीजिए। कड़ा है चंपानेर पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मालमपुरम तमिलनाडु, सूर्य मंदिर कोणार्क। यानी कि सूर्य मंदिर कोणार्क ये तो उड़ीसा में है, ये सही है, उड़ीसा सही चुनना है, ये है उड़ीसा में। ठीक है, कहाँ है सूर्य मंदिर कोणार्क? सूर्य मंदिर जो है वो कहाँ है बताइए आप लोग? उड़ीसा में है। ठीक है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। और सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि उसके बाद जो है हमारा वो है मामल्लपुरम जो है ये तमिलनाडु में है, छत्रपति शिवाजी स्टेशन मुंबई में है, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान ये जो है ये भी चंपानेर में है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो डी है, ABCD, यानी कि चारों ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा जय माता दी 1 2 3 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो क्वेश्चन है भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान में इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, कनाडा का संविधान, ऑस्ट्रेलिया का संविधान, 1935 का भारत का शासन अधिनियम। तो भारत का जो शासन अधिनियम 1935 में बनाया गया था, ये सर्वाधिक ऋणी संविधान है, ये सर्वाधिक ऋणी संविधान है। इसमें क्या था कि भारत के शासन का जितने भी एक्ट थे 72 से 75% का जो एक्ट था वो जो था वो बाहर से ही लिया गया था। ठीक है, भाग जो है बाहर से था। और ये भारत का जो शासन अधिनियम जो था वो सर्वाधिक इसमें ब्रिटेन से ही लिया गया था, सर्वाधिक जो है वो ब्रिटेन से लिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है, परंतु मिलने वाला वेतन असमान है। मुख्य चुनाव आयुक्त वही वेतन पाने का हकदार है जितना उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के तरीके और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। चुनाव आयुक्त का कार्यकाल उसके पदभार संभालने की तारीख से 5 वर्ष अथवा उनके 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक जो होगा उससे पहले वे रिटायर नहीं हो सकते। तो इसके बारे में कथन चुनना है, कौन सा संदर्भ जो है वो सही है। तो पहला यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो होता है उनका वेतन का जो होता है वो खुद ही हकदार होता है और वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही उनका
वेतन होता है, यानी कि ये सही है। और ये कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य जो चुनाव आयुक्त का जो समान अधिकार प्राप्त है, नहीं, मुख्य अगर ऐसा होता तो फिर मुख्य चुनाव आयुक्त नाम क्यों पड़ता, दोनों को चुनाव आयुक्त ही क्यों नहीं कहते। तो इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है और दोनों को वेतन में ना असमानता जरूर है। तो ये पहला लाइन जो हम लोग को बोला गया है ये गलत है, दूसरा लाइन सही है, ठीक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन गलत है, बी नंबर सही है, यानी कि 2 नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। साथ ही साथ क्या कहा जा रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश से हटाने का तरीका और कारणों के अतिरिक्त किसी कारण से उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। बिल्कुल, जब तक उनके साथ, जब तक उनका कोई कारण को, जब तक वो खुद अपने मन से इस्तीफा नहीं दे देते हैं या उन पर कोई लांछन लगाया गया है, अगर वो प्रूव नहीं होता है तो उनसे अपने कार्यभार से उसे इस्तीफा नहीं लिया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही है। चौथा नंबर जो है वो भी, चौथा नंबर आयुक्त कार्य उसके पास नहीं, ये गलत है, ये 65 वर्ष है, ठीक है। तो ये 3 नंबर जो ऑप्शन है वो सही है, यानी 2 और 3, यानी बी नंबर जो ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही आंसर है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 52 नंबर, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को भारत ने सर्वप्रथम स्वतंत्रता अगस्त जो है 15 अगस्त 1947 को मनाते हैं, उससे एक मंथ पहले यानी कि 23 जुलाई 22 जुलाई जो है 1947 ईस्वी को इसे मतलब अपनाया, अंगीकृत किया गया राष्ट्रीय ध्वज को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन है। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वो कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है, उस रीट को क्या कहा जाता है। तो मैडेमस कहा जाता है, मैडेमस कहा जाता है, यानी कि न्यायपालिका मैडेमस के कार्य पर या उसके रीट पे कार्य करती है, क्योंकि उसे जो कार्य प्रदान किया जाता है कार्यपालिका को, उसे अपने शक्ति के अनुरूप कार्य करने के लिए कहा जाता है मैडेमस के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारा 54 है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है। पंचायती राज व्यवस्था शासन प्रणाली की संरचना क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि पंचायती राज व्यवस्था जो लगाया गया था वो राजस्थान के नागौर जिले में लगाया गया था। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लगाया गया था 1956 ईस्वी में, ठीक है। और इसमें जो कहा जाता है कि ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एक स्तरीय संरचना है, ग्राम और खंड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना है, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की तो ग्राम पंचायत जो है वो त्रिस्तरीय, ठीक है। ग्राम मुखिया, जिला परिषद, ये सब जो होते हैं ये ग्राम पंचायत के अंदर ही आते हैं और ये त्रिस्तरीय होता है, ठीक है, ये त्रिस्तरीय होता है। तो इसका, और ये बलवंत राय मेहता जो थे इनके द्वारा ही इसे लाया गया था। और पंचायती राज व्यवस्था का जो आर्टिकल है वो है हमारे ख्याल से 40 नंबर, यानी कि 40 नंबर आर्टिकल में भारतीय पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया है। भारत का जो संविधान है वो स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो ये कहा जा रहा है कि भारत का जो संविधान कहता है कि प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु वह आज़ादी अंतर्निहित है। तो ये किस में करता है, कौन सा अनुच्छेद में करता है, ये करता है 19A में। भारत का जो संविधान है उसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रेस की आज़ादी की कोई व्यवस्था नहीं है, वो अपनी आज़ादी की व्यवस्था अंतर्निहित है अनुच्छेद
19A में 19A में इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख भी किया गया। और 19F जो था वो क्या था, धन से रिलेटेड। 19F जो था वो धन से रिलेटेड यानी संपत्ति का अधिकार था। उसे हटाकर अब अनुच्छेद 300A में डाला गया है। उसे हटाकर अब अनुच्छेद 300A में डाला गया है। ठीक है, अब इसका आंसर जो हो गया वो ए हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा 56 नंबर क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है। राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? सरकारी व्यय, रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारी, सरकारी राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां, सरकारी पूंजीगत व्यय राजस्व खाते में अधिक। यानी कि सबसे पहले ये बता दें कि राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या है कि सरकार, इसका अर्थ ये है कि सरकार जो व्यय करती है रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से भी उधारियां लिया जाता है। यानी कि राजकोष के अंदर एक बैंक है, रिजर्व बैंक है, उस बैंक के अलावा अगर और किसी से भी हम लोग उधार लेते हैं तो वो हमारा जो होगा वो राजकोषीय घाटा में इंक्लूड होगा। वही एक राजकोषीय घाटा होता है, जो कि एक तो खुद अपने बैंक से ही लोन ले रहे हैं, उसके अलावा भी अलग से हम किसी और से भी लोन ले रहे हैं, तो वो हमारा राजस्व घाटा ही कहलाता है। तो राजस्व प्राप्तियाँ जितना होता है उससे ज़्यादा हमारा व्यय भी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो सही होगा। ये जो है सही है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? तो सबसे पहले ये बता दें कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब रखा गया शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय इसका नाम रखा गया और शिक्षा मंत्रालय नाम रखा गया और शिक्षा मंत्रालय इसका बी ऑप्शन है। और इसका जो अभी मंत्री है, शिक्षा मंत्रालय का जो मंत्री है वो धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान। इससे पहले कौन से? तो रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अभी वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है। अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान जो है विभिन्न देशों को आपातकालीन ऋण के लिए आपातकालीन जो ऋण है प्रदान करता है? वो कौन सा देश है? वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जो लोगों को इस आपातकालीन स्थिति में ऋण लेने के लिए, वो अल्पकालीन ऋण लेने के लिए वो उकसाता है या बताता है कि आप लोन ले सकते हैं? तो वो है हमारा IMF, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड। ए नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। और IMF की अगर बात करते हैं हम, तो इसकी स्थापना हुआ था 27 सितंबर 1945 में इसकी स्थापना हुआ था IMF की। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो USA में वाशिंगटन DC में इनका मुख्यालय है। अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है और सही सुमेलित करना है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो आप लोगों को अभी मैंने बताया IMF वाशिंगटन DC, तो ये हमारा सही है, सी का सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिनेवा, ये भी सही है। समुद्री संगठन लंदन, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण ये न्यूयॉर्क में नहीं है, बल्कि इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा डी होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी व्यापार का जो भुगतान संबंधित है, तो किससे संबंधित है विदेशी व्यापार का भुगतान? तो विदेशी भुगतान किससे संबंधित है? तो विदेशी व्यापार
को संतुलित रखने के लिए, विदेशी व्यापार को संतुलित रखने के लिए आयात और निर्यात अधिक होता है ताकि भुगतान जो है अनुकूल रूप से संतुलन होके रहे। तो इसका जो आंसर होगा वो डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर तक। एक व्यक्ति 3,70,000 को 3 अलग अलग हिस्सों में 3 बैंकों में जमा करता है, जिन पर उसे क्रमशः 4%, 5% और 6% का ब्याज मिलता है। अगर ब्याज मिलता है और वर्ष के अंत में सभी बैंकों में द्वारा प्राप्त ब्याज समान था, उसने 3 बैंकों में कितने रुपए जमा किए होंगे? उसमें बैंक में कितने रुपए जमा किए होंगे? तो सबसे पहले ये बता दें कि इसका जो रेट है, 3 बैंक में इन्होंने जमा किया, तो पहले का होगा 4%, दूसरे का हो गया 5% और तीसरे का हो गया 6%, यानी कि 4:5:6 में इन्होंने अपने जो मनी था, इनका जो पैसा था वो 3 बैंकों में इस रेशियो में ये क्या किए क्या कि इसे क्या किए, इन्वेस्ट किए 1 साल के, और साल के अंत में क्या किए, ये निकाल लिए। साल के अंत में क्या किए, तो इस तीनों का अगर एलसीएम हम लेंगे तो क्या आएगा, 5 चौका 20, 20 23 60, यानी कि 60 लेंगे तो 15 चौका 12 पंचे 10, यानी कि हाँ इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन से नहीं 4 5 और 6 चलते, इस तीनों का जो होगा ये एलसीएम जो होगा 60 होगा। इसका हो जाएगा 15 12 और 10, तो इसका रेशियो जो चलेगा वो 15 12 और 10 में चलेगा, 15 12 और 10 में। तो ये टोटल कितना हो जाएगा हमारा, टोटल जो होगा ये 3,70,000 के बराबर होगा। ठीक है, तो 12 5 37, 27 37, 37 हो गया कितने के, 3,70,000 के। तो ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा, 1 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000। एक इकाई का जो कीमत आया, एक इकाई जो आया वो क्या हुआ, एक इकाई इक्वल टू क्या हो गया हमारा 10,000, एक इकाई इक्वल टू हो गया हमारा 10,000। अब हम मान लो कि x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 10,000 आ गया, तो हमारा आया कितना था, 15 10 और 15 12 और 10 में, तो सब में 10 से गुना कर दो। इसमें 10,000 से गुना करो, इसमें 10,000 से गुना करो, फिर इसमें 10,000 से गुना करो, तो कितना हो जाएगा 1.5, फिर इसमें 1,20,000 और ये 10 1,00,000, यानी कि बी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। बी नंबर जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिघटना होता है? कहा जा रहा है कि जब धूप होता है और वर्षा की बूंदें जो गिरती है तो उस समय आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, ठीक है, और ये दिखाई देता है। तो पूछा जा रहा है ये क्यों होता है? परिक्षेपण के कारण होता है, परिक्षेपण के कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है और आंतरिक अपवर्तन के कारण होता है। काहे कि क्योंकि जो परावर्तन होता है वो परावर्तन जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण इंद्रधनुष ही होता है। और इंद्रधनुष जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्राथमिक होता है, एक द्वितीय होता है। ठीक है, और प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो द्वितीय की अपेक्षा जो होता है वो कम साफ दिखाई देता है, बाकी जो द्वितीय वाला जो होता है वो अच्छा दिखाई देता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ये सही है। तो आज हम लोग 62 पे ही रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, यहीं तक आज हमारा रहा, यहीं तक आज हम लोग 62 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। ठीक है, तो बाकी